गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, एक एग्ज़ाम का ट्रिक्स है जो कि आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं। जो कि कुछ लोग मतलब बोले थे, कमेंट में भी किए थे कि भैया एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ट्रिक है, समझ मतलब जो बिगिनर्स हैं, मतलब जो बिगिनर्स हैं, फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम, या हम लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग या फिर बी फार्मा, डी फार्मा, किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स को दे रहे हैं। तो बिगनर्स के लिए होता है कि थोड़ा सा पैटर्न को समझना मुश्किल होता है, वो एग्ज़ाम नहीं समझ पाते ठीक से, उसके वजह से वो लोग क्वेश्चन छोड़ पा देते हैं। एग्ज़ाम मतलब टाइम मैनेजमेंट के वजह से भी कुछ क्वेश्चन जो होता है छूट जाता है, उसके वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर होता है कि टाइम मैनेजमेंटिंग ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना ज़रूरी है। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे, किस तरह से एक बिगिनर्स मतलब जो एग्ज़ाम फर्स्ट बार मतलब एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो है कि पहली बार दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि है कि मतलब एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज मतलब है वो फर्स्ट ही करेगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ एग्ज़ाम का जो टिप्स होता है, ट्रिक्स होता है, स्टेप्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है उस तरह से। अब आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो आप एक ही क्वेश्चन को लिखते रह गए और टाइम ख़त्म हो गया, तो इसके वजह से भी आप पास नहीं हो पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 पेज भर के सिर्फ आ जाएंगे। एक ही क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया ऐसे लिखने के लिए, उस पर 10 नंबर का है, हम लोग पूरा टाइम उसी पर दे दिए। तो इसीलिए भी मतलब इसमें भी होता है कि बहुत लोग गलतियां करते हैं कि उसमें उसी में 10 नंबर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखते रह गए तो क्वेश्चन छूट गया। तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आइए और बात करते हैं टॉपिक को लेकर। मतलब एक जो पोर्शन होता है, किसी भी चीज़ का एक बेसिस होता है, रेगुलेशन होता है, उस पर बात करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि बिफोर एग्ज़ाम, सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए वो भी हम बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को हेल्प हो। कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम से पहले की सिलेबस रिवीजन, आप अपना सिलेबस देख लें। जी, मान लीजिए जो पढ़ें वो तो पढ़ें ही, जब एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन टाइम बचा हुआ है तो उससे पहले आप सिलेबस को समझ लें अच्छी तरह से। ऐसे तो आप लोग को पहले ही समझना चाहिए, मतलब पहले ही सिलेबस पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह से सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ें तो सिलेबस को पहले रिवीजन कर ले कि कहाँ क्या क्या है, नहीं है, उस पॉइंट को पकड़े। और उसके बाद जो है सिलेबस रिवीजन कर ले, समझ ले। उसके बाद प्रीवियस पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न जो है उसको क्या करना है, पढ़ लेना है। क्या पैटर्न है उसका देख लेना, किस तरह से क्वेश्चन आता है, मतलब इस पर फोकस करना है कि क्वेश्चन का पैटर्न भी देखना है हर चीज़। अब मान लीजिए नॉलेज ज़रूरी है भाई, नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए भी ट्रिक और टिप्स का ज़रूरत है, उसको मैनेजमेंटिंग का ज़रूरत है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उस पहले ही फॉलो करें, पहले ही इस चीज़ को पढ़ ले और उसके अनुसार पढ़े। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो उसके अनुसार पढ़े। हर बार मतलब ज़रूरी नहीं होता नॉलेज लेना है, कभी कभी हमको लोग को एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ ले, उसका पैटर्न समझ ले, ताकि हमको हेल्प मिले कि आगे मतलब क्वेश्चन उस वक्त हम लोग पैटर्न एग्ज़ाम में बैठे हैं और पैटर्न ही सीख रहे हैं कि क्या है नहीं है, इस चीज़ पे टाइम और लॉस होगा। तो पैटर्न जो किसी भी यूनिवर्सिटी का है उसको पहले ही समझ ले, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसको पहले ही समझ ले, कैसा क्वेश्चन देता है, क्या आता है, क्या है नहीं है, सब कुछ समझ ले। उसके बाद राइटिंग एक्सरसाइज में आप लोग क्या कर सकते हैं, बिफोर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले जो कुछ स्टेप्स हैं वो लोग कर लें। मान लीजिए राइटिंग एक्सरसाइज में मतलब कि आप लोग कर सकते हैं कि क्वेश्चन 10 पेज, 5 पेज, 20 पेज, जितना मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम रहता है 30-32 पेज, 36 पेज ऐसे पेपर का सीट रहता है, तो उसको लिखने के लिए थोड़ा राइटिंग का ट्रिक चाहिए। उसके बाद राइटिंग का एक्सरसाइज मतलब थोड़ा कर ले, प्रैक्टिस कर ले, राइटिंग प्रैक्टिस कर ले। राइटिंग एक्सरसाइज में आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब कि आप ये एक्सरसाइज कुछ इस ढंग से कर सकते हैं। मतलब ऐसे होता है, इसमें रबर लगा लें दोनों हाथ में ऐसे, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें जो एक्सरसाइज होता है इसका उंगली, मतलब उंगली पर लिखा था तो उसका जो साइज मतलब है एक तरह से
इस एक्सरसाइज को मतलब बहुत इसको फ्री करें। उसके बाद जो है कि इससे मतलब हमारा एक तरह से बोले तो इसमें ब्रेन का सेंसरी भी हमारे ब्रेन पर मतलब एक तरह से जनरेट होता है, उसके अनुसार मतलब एक तरह से ब्रेन माइंड मतलब इस पे भी थोड़ा सा रेगुलेशन होता है, तो इससे फ्री माइंडेड होता है। उसके बाद जो है कि इसमें अगर मान लीजिए इसमें रबर लगा के और इसको ऐसे ऐसे करें तो इसमें 2-4 दिन पहले करें, ना कि उसी दिन आप कीजिएगा हाँ उंगली ये दर्द करने लगेगा, उंगली में ही पेन होने लगा, तो ये नहीं करना है। पहले ही कुछ दिन पहले फॉलो करना है कि वो सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं आप पेपर पे लिख के, और राइटिंग प्रैक्टिस में ऐसे इस ढंग से ऐसे 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 जो होता है ना, इस ढंग से कर सकते हैं, या ऐसे वाला। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन में जो सेंसरी होता है वो भी कुछ एक तरह से अपना रिस्पॉन्स करता है। हम कुछ भी चीज़ अलग करते हैं तो उस पर रिस्पॉन्स करता है, तो अलग चीज़ पर डाइवर्ट मतलब नहीं होता है कि हमारा एक जो फोकस बनता है। और उसके बाद अगर ऐसे ऐसे आप मतलब कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका उंगली का जो है, उंगली का भी फोकस है, माइंड का फोकस है, तो उंगली का मतलब एक तरह से बनता है, इस पर प्रैक्टिस होता है। आप मतलब एक तरह से लिखने का जो ये ग्रिप बनता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो थोड़ा फास्ट होता है उससे। तो ये एक्सरसाइज कुछ है जो कर सकते हैं आप लोग, उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले आप लिखने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 10 पेज 20 पेज जितना लिख सकते हैं। और एक टाइमर लगा दीजिए 1 घंटा का। आप लोग ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम 3-3 घंटा का होता है उसमें, तो उसमें टाइमर लगा लें और उतना टाइमर डाल के उसके बाद लिखना आप शुरू करें। एक टॉपिक ले लें, 2-4 टॉपिक ले लें, उस पर लिखें, ताकि हम देखेंगे कि अपना क्या हमारे अंदर जो एबिलिटी है, लिखने की क्षमता है, वो कितना लिख सकते हैं। तो उस पे लिखें कितना लिख सकते हैं, तो इस चीज़ पे एबिलिटी बनाने के लिए ये सब कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा माइंड फ्री एडुकेट स्लीप, मतलब ये जो पॉइंट है इसलिए है कि आपको एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले ऐसा एकदम फ्रीली रहना है। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम है, टेंशन है, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ा माइंड है, तो माइंड को बचा के रखिए और फ्री रहिए। भाई कुछ हो, एग्ज़ाम है, लेकिन उतना स्ट्रेस लेके नहीं रहना है। तो उसके वजह से होगा कि आप लिखिएगा, जो भी आपको याद है, जो भी नॉलेज है, वो भी आप भूल जाइएगा, ये निश्चित है। तो माइंड फ्री आपको रहना है। सबसे पहला बात, एग्ज़ाम से पहले कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम से पहले एकदम फ्रीली रहिए। उसके बाद अच्छी नींद ले लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के दिन झुकनी ना लगे। आप सोइए, एग्ज़ाम हो रहा था आप सो जाइए उस एग्ज़ाम सेंटर में, तो ऐसा नहीं करना है। तो उससे पहले ही आपको एकदम आराम से सो जाना है। 6-7-8 घंटा का नींद मौज से लीजिए, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। जो पढ़े सो पढ़े, उससे 1 दिन पहले अच्छी नींद ले लें। उसके बाद जो है उसके एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, ये तो एग्ज़ाम से पहले कुछ टिप्स जो जाने 1 दिन 2 दिन का पहले का है। उसके बाद देखिए, पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मतलब एक तरह से होता है कि नॉलेज भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम के दिन 2 दिन 4 दिन टाइम बचा तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना, तो मैनेज करना है। तो एग्ज़ाम के दिन जो करना है, एसेंशियल थिंग्स मतलब कुछ सामान चीज़ें होती है जो हमके ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है हमारे लिए, जो एग्ज़ाम में ज़रूरत है। पेन, पेंसिल, आप 2 पेन लेके जाइए, सबसे पहले ब्लू और ब्लैक ले जाइए, और एक्स्ट्रा लेकर जाइए, ताकि एक पेन अगर ख़राब हो तो दूसरा काम देगा। ये चीज़ आप लोग को पता है, आप अच्छे तरह से जानते हैं ये सब चीज़। जो भी एडमिट कार्ड ही मत भूल जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड लेके जाना है। और कुछ मतलब जैसे कोरोना के वगैरह में आप वो एडमिट कार्ड के नीचे लिखा रहता है कुछ सामान ले जाए। जैसे कोरोना के समय में ऐसा होता था कि उसमें सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब लेके जाना पड़ता है। उसके बाद कभी कुछ सेंटर में होता है कि आप स्लीपर पहन के जाइए, तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी रेगुलेशन है, रूल है, उसको फॉलो कीजिए, उसके अनुसार जाइए। उसके बाद दूसरा है, और सामान जो अपना है, पेंसिल, डायग्राम बनाने के लिए कुछ डायग्राम का ज़रूरत पड़ता है, पेंसिल ले लीजिए। जो भी सामान ज़रूरत है, पानी ले लीजिए, ताकि वहाँ पर अच्छी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पानी रहे, व्यवस्था या ना रहे, फैसिलिटी कुछ भी रहे ना रहे, अपना लेकर जाएंगे भाई तो ठीक रहेगा। उसके बाद सीट अरेंजमेंट। सीट अरेंजमेंट में है कि हमारा पेपर 30 पेपर का है, मतलब या 60 पेपर मतलब पेज का है, तो वो पेपर जो है हमारा सीट अरेंजमेंट है, वो पेज कितने पेज का है, ये चीज़ पहले से आप देख लेंगे। उसके बाद उसमें करना क्या, वहाँ पर सप्लीमेंट मिलता है या नहीं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा रेगुलेशन है कि मतलब आपको सप्लीमेंट्री अलग से नहीं मिलेगा। आप पेपर ख़त्म कर लिया, हमको 5 क्वेश्चन दिया गया है,
5 क्वेश्चन दिया गया है, एक 10 नंबर का, दूसरा 2 5 नंबर का, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसमें जो है कि पेपर 30 दिया हुआ पेज, उसमें पेज जो है 30 है। अब उस सप्लीमेंट्री लेकिन नहीं मिलेगा, उस यूनिवर्सिटी में रूल ऐसा होता है कि जो पेज है वो नहीं मिलेगा। तो आप क्या वो मान लीजिए अब यही 2 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन लिखने में 30 पेज ख़त्म कर दीजिएगा, नहीं तो पेपर अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा अगर कुछ है तो आप पेपर अरेंजमेंट पहले कर लीजिए, पेपर अरेंजमेंट कर लीजिएगा, सीट अरेंजमेंट कर लीजिएगा ताकि अच्छा रहे। और सीट अरेंजमेंट का मतलब ये भी है कि जो फर्स्ट होता है फ्रंट पेज है, उसमें नेम मतलब जो भी लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो भी लिखना है, सब्जेक्ट डेट ये सब लिखना है, तो इसको प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से लिखना है। ताकि आप अच्छे ढंग से नहीं लिखिएगा वो प्रॉपरली, आप बहुत सारा एग्ज़ाम पास करके आए, आपको खुद पता है, तो उस ढंग से जैसे आप लिखे हैं अच्छे ढंग से, तो उसी ढंग से आपको लिखना है। इस चीज़ का ध्यान, रोल नंबर आप गलत लिख दीजिएगा। मान लीजिए आप 50 पेज लिख दिए, उतना मेहनत करके लिखें, अच्छे से लिखें, लेकिन आप उसमें रोल नंबर ही सही नहीं लिखे, नाम ही सही नहीं लिखे, तो कॉपी इधर उधर हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ नेम जो भी है वो प्रॉपरली भर लेना है, सीट अरेंजमेंट कर लेना है। अपने जैसे जाते हैं तो कोई रिलैक्स एकदम रहना है, ऐसे नहीं स्ट्रेट एग्ज़ाम का लेना है, एकदम रिलैक्स, माइंड फ्री, रिलैक्स, फोकस ऑन योर एग्जाम। और उसके बाद रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन मिले, और क्वेश्चन मिलने से पहले हम लोग को कॉपी मिल जाता है, पेपर जो है मिल जाता है, भरने वाला वो मिल जाता है। तो उसको मतलब जो भरना है भर ले, लाइनिंग नहीं किया हुआ है तो लाइनिंग कर ले। कुछ यूनिवर्सिटी में लाइनिंग किया हुआ पेपर नहीं रहता, जैसे एक पेपर है तो सीधा रहता है, तो आपको लाइनिंग करना है तो इसे लाइनिंग कर सकते हैं पेपर को, ताकि अच्छा लगता है उससे, और मतलब एक तरह से बेस बन जाता है, तो वो अच्छा दिखता है, दिखने पर भी एक तरह से। और उसके बाद जो आप शुरू स्टार्टिंग में लिखेंगे, स्टार्टिंग वाला एकदम सही सही लिखिएगा। स्टार्टिंग वाला जो पेपर होगा, स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन होगा उस सही से आप लिखिएगा, ताकि इससे ये होगा कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन किसी का भी बनता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका अच्छा रहेगा तो आपका जो एग्ज़ाम जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपके ऊपर मतलब खुश रहेंगे, मतलब उस थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा बनता है तो उस पर अच्छा नंबर मार्क्स मिलता है। शुरू में ही पूरा एकदम कॉपी को गंदा कर, लेंदी क्वेश्चन को नहीं करना, आंसर को लेंदी नहीं करना है, कुछ मतलब क्रॉस ज़्यादा नहीं लगाना है कॉपी में, मतलब लिख दिए कट कर दिए, तो वो सब नहीं करना है। अगर थोड़ा सा गलत उलत हो गया तो उसको थोड़ा छोड़कर आगे बढ़ जाना, ताकि उतना कौन लाइनिंग में उतना 30 पेज लिखना होता है, उसमें कौन उतना पढ़ता है वर्ड को। तो उसको ये नहीं कि अब ये गलत कुछ वर्ड्स लिख दिए और उसको 5 बार काट दिए, तो ये सब और उस पर आई के जो कॉन्टैक्ट जाएगा उस इस पे जाएगा। तो इसके अनुसार ये सब नहीं करना। रीड क्वेश्चन प्रॉपर कर, उसके बाद क्वेश्चन मिला प्रॉपरली रीड कर ले क्वेश्चन को। आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि जो कि 3 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें आपको 2 लिखना है। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आपको उसमें 2 लिखना। अब मान लीजिए आप नहीं ठीक से पढ़िएगा तो 3 रहेगा, और उसमें आप तीनों लिखने लगिएगा, आपको तो मार्क्स मिलेगा नहीं, उसके बदला 3 लिख दीजिएगा, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो मार्क्स 2 ही का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले जो आपका 7 को MCQ है, दूसरा पॉइंट है MCQ जो 7 है, 10 है, 15 है, कितना है, वो चीज़ जो है कि मतलब आप पहले पेज में मतलब कर लें, ताकि आपको आगे सब मतलब जो सब मतलब सब्जेक्टिव थ्योरी मतलब लिख रहे हैं तो उसको क्या करना है, इससे पहले MCQ का जो ऐसे करना है, नंबरिंग देकर रख लेना है, ताकि आप देखिए ये आप 10 नंबर मान लीजिए थ्योरी लिखिएगा तो 5 पेज 10 पेज लिखिएगा तब आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या है MCQ लिखिएगा तो बस एक वर्ड लिखना है, आपको आएगा तो उस वक्त लिख दीजिएगा, और नहीं तो अगर मौका मिले तो आसपास से मदद ले लीजिएगा। उस वक्त होता है, लेकिन जो बात है उस वक्त कभी अगर मतलब माइंड में आ जाए तो उस वक्त भी लिख सकते हैं, आप वर्ड ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेता है। तो इस चीज़ के लिए पहले MCQ को कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग कर ले पेपर में। उसके बाद जो है मार्क्स मैनेजमेंट में आप लोग क्या कीजिएगा कि मार्क्स कितना मार्क्स का है, और आपको सप्लीमेंट्री अगर नहीं मिल रहा है, पेपर एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या कीजिएगा आप लोग पहले ही क्वेश्चन को कर ले कि 5 पेज में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद शॉर्ट लिखना है 3 पेज में, 2 पेज में वेरी शॉर्ट लिखना है। इस तरह से कोडिंग बना ले।
उसके बाद ये सब कर लें। उसके बाद मार्क्स मैनेजमेंट ये हो गया। उसके बाद टाइमिंग मैनेजमेंट, आपका टाइम मान लीजिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको मिला है 60 मिनट, तो इसको अपना डिवाइड करके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है अपना एक तरह से बेसिक जो लिखना है, हमको क्या लिखना है वो चीज़ मतलब कर ले कि 80 मार्क्स में हमको 60 मिनट टाइम मिला, तो वो चीज़ कितना मिनट हमको देना है वो अपने अकॉर्डिंग आप कर ले। आपको कितना टाइम मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कर ले, ताकि अच्छा रहेगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में हमको 5 मिनट देना है कि 10 मिनट हमारे लिए बैठ रहा है, तो वो चीज़ मैनेजमेंट कर लीजिएगा। तो कॉपी खुद लिखा, एक पेपर मैनेजमेंट और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। ये चीज़ किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, एक पेपर मैनेजमेंट और दूसरा क्वेश्चन मैनेजमेंट, मतलब एक तरह से टाइम मैनेजमेंट और पेपर मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन को डिवाइड कर दें कि इतना क्वेश्चन है तो हमको इतना टाइम में लिखना है, हमको मतलब इतना टाइम मिला है तो इतना क्वेश्चन लिखना है, इतना मार्क्स का है तो इतने टाइम में 10 मार्क्स का है तो इसमें 10 मिनट टाइम देना है। ये चीज़ डिवाइड पहले से करके रखें, ताकि आपको वहाँ जाते के साथ क्वेश्चन पैटर्न प्रीवियस ईयर का देख लिए, दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा। थोड़ा मोड़ा अगर चेंजिंग भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, उस वक्त मैनेज हम लोग कर लेंगे। तो उसके बाद है यूज फ्लो चार्ट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी भी चीज़ का मान लीजिए आपको सेल दे दिया, तो आप डिफिनीशन यहाँ लिख दिए, सेल का डिफिनीशन। उसके बाद इसमें दे दिया क्लासिफाइड द सेल का क्लासिफिकेशन दे दिया, या मतलब मान लीजिए सेल के क्लासिफिकेशन है, उसमें ऑर्गेनेल्स होता है, उसमें मान लीजिए टिश्यू का क्लासिफिकेशन दे दिया, तब इसको क्या कीजिएगा, एक फ्लो चार्ट बना के इस ढंग से आपको दिखाना है। ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये नर्वस टिश्यू हो गया, इस ढंग से आपको, ताकि दिखने में वो अच्छा लगता है, इम्प्रेशन बनता है। इम्प्रेशन बनेगा तो मार्क्स अगर कम भी थोड़ा लिखा रहेगा तो जो भी कॉपी चेक करने वाला है वो अच्छा मार्क्स देगा। तो ये चीज़ इम्प्रेशन बनता है। उसके बाद क्लासिफाइड करें उसको। उसके बाद जो है कि अंडरलाइनिंग द टॉपिक, जो है अंडरलाइन करना है टॉपिक को, किस चीज़ को। अब यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए आप, सीधा लिख दिए यहाँ पर, मान लीजिए नर्वस टिश्यू लिखे ना, नर्वस टिश्यू लिखिए, फ्लो चार्ट बनाए। उसके बाद आप यहाँ पर इसको अब तो इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो यहाँ पर नर्वस टिश्यू लिख दीजिए, लिखे नर्वस टिश्यू, तो इसको अंडरलाइन कर देना है। अगर मेन टॉपिक है तो 2 लाइनिंग दे देना है। ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू या ब्लैक से ही दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है। नर्वस टिश्यू। अब इसमें फिर मान लीजिए एक, जैसे इसका सब टॉपिक मतलब मेन टॉपिक है तो इसको 2 बार लाइनिंग किए। अब सेकेंड में इसको 1 बार लाइनिंग करेंगे। अब मान लीजिए इसका न्यूरोगिलिया लिखते हैं, न्यूरोगिलिया, ये जो मतलब न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से न्यूरोगिलिया लिखे, इस पे 1 लाइनिंग कर दीजिएगा ताकि अच्छा रहे, दिखने में अच्छा लगे। ये सब टॉपिक अरेंजमेंट, मतलब अंडरलाइनिंग, टर्म्स, कुछ भी टर्म्स आ रहा है। अब सेल ही लिखे, सेल आया तो इसको डबल लाइनिंग किए। अब इसी में हमको एक्सप्लेन कर रहे थे, हम लिख दिए साइटोप्लाज्म, या साइटोलॉजी लिख दिए, साइटोलॉजी लिखे तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ये लिखना है, 1 लाइनिंग कर लेना। मतलब जो टर्म बीच बीच में आता है उसको, उस टर्म को अंडरलाइन कर देना, ताकि हमारे टर्म्स पर इम्प्रेशन जाए। और जो सही ज़्यादा लिख रहे हैं, जो टॉपिक सही है उस पर मतलब और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आप जो कॉपी चेक करने वाला है उसका इम्प्रेशन उस पर जाए। उस पर जाएगा तो देखेगा नहीं सही लिखा है सब, तो वहाँ पर सही दिखेगा ज़्यादा अंडरलाइन। जैसे अभी ये सब अंडरलाइनिंग किया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो 2 लाइनिंग से है, जो सब टॉपिक है वो 1 लाइनिंग से है। तो इसलिए मैंने लिखा कि आप इस चीज़ को भी देखें, ताकि 1 लाइनिंग है, यहाँ पर जो टॉपिक है 2 लाइन है, जो एक सब टॉपिक है उस 1 लाइन से अंडरलाइन। तो इस ढंग से लिखिएगा तो थोड़ा बेहतर दिखेगा, अच्छा लगेगा, तो इम्प्रेशन बनेगा, तो मार्क्स खुद देगा। कम लिखिए, थोड़ा सा कम में लिखिएगा, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन एक मतलब बेसिकली जो बात किया जाता है वो थोड़ा पैटर्न पर भी बात किया जाए। पैटर्न आप किस तरह से बना रहे हैं। हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम होता है जो अच्छा एग्ज़ाम, मतलब जो
कंडक्ट करवाता है, उसके पैटर्न पर भी उसका एग्ज़ाम अच्छा होता है। किस लिए? तो पैटर्न है आपका, लिखने का पैटर्न एग्जामिनर को बता देगा ये कि कैसा ये क्वेश्चन है और कैसा है, मतलब सॉरी क्वेश्चन है, कैसा स्टूडेंट है जो कि किस ढंग से इसको नंबर देना वो पहले सोच लेता है माइंड में कर। पढ़ने का टाइम नहीं है उसको, आंसर उतना हल्का फुल्का पढ़ता है, देखता है, हो गया। उसके बाद राइट द आंसर बेस्ड ऑन मार्क्स, बहुत बढ़िया। ये जो लास्ट है राइट द आंसर बेस्ड ऑन द मार्क्स, ये जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है और इसको ध्यान में रखना है। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 50 पेज नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने अनुसार उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही लिखिए। अब मान लीजिए दे दिया टिश्यू, क्लासिफाइड द टिश्यू एंड डिफाइन, फर्स्ट देता है ना डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफाइड द ब्रांचेस, कुछ भी दे सकता है। तो इसका मान लीजिए दे दिया तो इसका डिफिनीसन पहले इंट्रो लिख देना, उसके बाद डिफिनीसन लिख देना, इसका क्लासिफिकेशन लिख देना। उसमें भी क्लासिफिकेशन लिखे तो इसको थोड़ा ग्राफ में दिखा दीजिए, मतलब ग्राफ में दिखा दीजिए। उसके बाद फ्लो चार्ट बना के दिखा दीजिए, या किसी भी मैकेनिज्म को मतलब लिखने दे रहा है या प्रोसेस को लिखने दे रहा है उसको फ्लो चार्ट में दिखा दें, ताकि अच्छा दिखने में लगे और उसका उसमें होगा कि पेज भी थोड़ा बढ़ेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ फ्लो चार्ट बना रहे हैं, इस ढंग से बना रहे हैं तो 2-4 लाइन ही पूरा कवर कर रहा है, फिर आगे कुछ लिखे, फिर 2-4 लाइन ही कवर हो जा रहा है। तो इस फ्लो चार्ट के अनुसार आपका पेज भी भरेगा, अच्छी मतलब एक तरह से पॉइंट व्यू आप देखें तो एक पेज भी भर रहा है, दूसरा अच्छा भी दिख रहा है। तो इस पर और लेंदी लिखने वक्त लेंदी मत करें कुछ भी, मतलब कि आप लिख रहे हैं पूरा एकदम सटा के भर के खींच रही, मतलब ये सब नहीं करना है, लेंदी नहीं बनाना, उसको थोड़ा दूर रखें और ये सब नहीं करना। उसके बाद जो बेस्ड ऑन आंसर करना है, जो भाई टाइम के अनुसार भी करना है। टाइम आपको मिल रहा है, अच्छा टाइम है आपके पास तो 1-2 पेज एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन के अनुसार लिखिए। आप 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स मतलब क्वेश्चन के बेसिस पे लिखें। अब 5 पेज लिखना है कि 3 पेज लिखना है, वो चीज़ बेसिस पे। अब कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत अच्छा हो जाता है, अब बहुत बड़ा स्टूडेंट होता है ये हमको आ रहा है क्वेश्चन, तब उसमें 50 पेज लिख देगा। तो 50 पेज लिखने से थोड़ा 50 नंबर नहीं मिलेगा, तो मिलेगा 5 मार्क्स का रहेगा तो 5 मार्क्स मिलेगा। तो उस पर ध्यान दें। अब मान लीजिए 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलेगा। आप 3 पेज लिख रहे हैं, बहुत काफ़ी है, उतना ही लिखे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है समझ आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आपका एग्ज़ाम है तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो और बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और उसके बाद अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, आपको टिप्स और ट्रिक्स का ज़रूरत हो तो हम हैं, कमेंट कीजिए आप, वो चीज़ मिलेगा आपको, हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे, तुरंत वीडियो उस पर बन जाएगा। आप लोग के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जो बोलिएगा उस पर बनेगा। तो इसके लिए थैंक यू, देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।